तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्ट ऑफ 1861 और 1892 को। इसके पहले हमने 1773, 1784, 1813, 1833, 1853 ये सारे एक्ट्स पढ़े हुए हैं, 1858 भी। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में कि ये ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसे गवर्नर जनरल की परिषद में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। गवर्नर जनरल की जो भी काउंसिल थी उसमें अमेंडमेंट्स इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा किए गए थे। परिषद के कार्यकारी कार्य में 5वां सदस्य जोड़ा गया था और एक जैसे कि हमने पहले देखा था कि 4th लॉ मेंबर के नाम से एक मेंबर जोड़ा गया था, जो कि 1833 में फुल मेंबर नहीं था, लेकिन 1853 में उसको फुल मेंबर बनाया गया था। साथ ही साथ 1813, 1833 और 1853 ये सारे 20-20 साल के लिए बनाए गए थे। फिर 1853 के तुरंत बाद 1858 में सिपाही म्यूटनी या फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद में 1858 में ये एक्ट काफ़ी पास में है। फिर उसके तुरंत बाद में 1861 में ये एक्ट आया था, जिसको कि इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861 के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें 5वां सदस्य भी जोड़ा गया था। अब गृह, सैन्य, कानून, राजस्व और वित्त के लिए 5 सदस्य थे। सार्वजनिक कार्यों के लिए 6वां सदस्य 1874 में जोड़ा गया था, काफ़ी बाद में। इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की थी और इस प्रकार ये प्रदान किया गया वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित मतलब एक्सटेंडेड काउंसिल जो थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर को नामित किया गया था। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया था। कहाँ पे? वायसराय की काउंसिल में। ठीक है, भले ही भारतीयों को नामांकित किया गया था, लेकिन इसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था। नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर कुछ भारतीयों को उसमें इंक्लूड कर लिया जाता था, लेकिन ऐसा कोई स्टैट्यूटरी प्रोविज़न नहीं था, वैधानिक प्रावधान नहीं था कि भारतीयों को ऐड करना ही करना है। तो कभी किया जाता रहा होगा, कभी नहीं किया जाता रहा होगा, क्योंकि ऐसा उनके पास, भारतीयों के पास हक नहीं था। कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ ऐसा नहीं आता, प्रोविज़न नहीं था। गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी उद्देश्य के लिए बढ़ा दिया गया और अब 6 और 12 अतिरिक्त सदस्य के बीच के मेंबर्स को की संख्या जो थी 612 के बीच में रखी जाती थी। उन्हें 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। इसमें से कम आधे अतिरिक्त सदस्यों को गैर सरकारी, इसमें ब्रिटिश या भारतीय दोनों हो सकते थे, को होना था। ठीक है, उनके कार्य विधायी उपयोगों तक ही सीमित थे, विधायी उपायों तक ही सीमित थे। कि उनको लेजिस्लेटिव मेजर्स तक ही उनको सीमित रखा गया था। एग्जीक्यूटिव कोई काम अभी नहीं दिया जा रहा था किसी भी इंडियन को। फिर 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में नॉमिनेट करा था। ठीक है, ये 3 को नॉमिनेट कर दिया गया था। अब इस अधिनियम ने, ठीक है, अब याद करिए कि सेंट्रलाइजेशन हुआ था। ठीक है, 1774 में, 1813 में काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज किया गया था। क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ जब बंगाल बनाया गया था 1774 में, तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को उसके सबऑर्डिनेट, उसका अधीन बना दिया गया था। और 1813 के आसपास गवर्नर जनरल ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है, और गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे को उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, विधायी जो पावर्स थी उनकी, रूल्स बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की या लॉ बनाने की, उनको भी वो चीज़ छीन ली गई थी। 1774 से शुरुआत हुई थी और यहाँ पर आकर के ये पीक पर थी। लेकिन 1861 में ये डिसेंट्रलाइजेशन की ओर
स्टेप्स लेना शुरू कर दिया गया था, विकेंद्रीकरण होने लगा था। क्या हुआ था इसमें? इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियों को पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा हटा लिया गया था। वही मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अब उनको वो शक्तियाँ, उनकी जो पावर्स थी वो वापस दे दी गई थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द्वारा शुरू की हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया गया था, रिवर्स कर दिया था, ठीक है। 1773 में ये जो स्टेप्स लिए जा रहे थे सेंट्रलाइजेशन के लिए, अब जा कर के 1861 में उनको रिवर्स किया जा रहा था, उनको पलटा जा रहा था। तो इसने बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांतों और पंजाब के लिए एक नई विधान परिषद, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना का भी प्रावधान किया था, ठीक है, जो कि बंगाल में 1862, नॉर्थ वेस्ट में 1886 और पंजाब में 1897 में इनको बनाया गया था, ठीक है। इसने वायसराय के परिषद में व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया, ठीक है। और 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने जो एक पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी, इसको इसने मान्यता दी थी। तो पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में बात कहाँ हुई है? 1861 के अधिनियम में हुई है, 1861 के इस एक्ट में हुई है, ठीक है। फिर एक और पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को या वाइसरॉय को, क्योंकि गवर्नर जनरल तो अब नहीं कहा जाता था, वाइसरॉय होगा, कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस टाइम पे वो कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। जैसे कि ऑर्डिनेंस आजकल भी पास की जाती है कि अगर हाउस सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस पास कर ही जा सकती है प्रेसिडेंट के थ्रू। वैसे ही उस टाइम पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो विधान परिषद की सहमति के बिना, लेजिस्लेटिव काउंसिल की सहमति के बिना वो वाइसरॉय एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ था, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स डाले गए थे, ठीक है। और इन 3 लोगों को वाइसरॉय ने नॉमिनेट भी किया था एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड पंजाब, ये सारी चीज़ें की गई थी। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था और ऑर्डिनेंस सिस्टम के बारे में भी यहाँ पे हम बात की गई थी, ये देख सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं पहले बता सकती हूँ कि पहली बार इलेक्शन वर्ड का यूज़ हुआ था। ऐसा पहले इलेक्शन तो होते नहीं थे, पर यहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बात की थी। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था, ठीक है। और इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन उसने आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, ठीक है। तो उनके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को की संख्या तो बढ़ाई गई थी, लेकिन जो मेजॉरिटी होती थी, ज़्यादा सदस्य जो थे वो ऑफिशियल ही मेंबर रखे जाते थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड किया गया था, लेकिन मेजॉरिटी में हमेशा ऑफिशियल मेंबर्स ही रहते थे। तो ये ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की संरचना और कार्यों में विभिन्न संशोधन पेश किए। विशेष रूप से अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या का विस्तार किया था। अपनाए गए नियमों के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 9 पदेन सदस्य, गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य, कमांडर इन चीफ और उस प्रांत के प्रमुख शामिल थे जिन्हें परिषद की बैठक हुई थी। 6 आधिकारिक अतिरिक्त सदस्य और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और उत्तर पश्चिमी प्रांत के विधान परिषद के 10 गैर सरकारी सदस्य होते थे, ठीक है।
और बाकी की काउंटिंग भी यहाँ पे दी गई है। तो इसमें एक तो इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ है, या इलेक्शन वर्ड जो है वो कहाँ पे पहली बार यूज़ हुआ, तो 1892 के इस एक्ट में यूज़ हुआ था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इस तरीके से ये वाला एक्ट भी हम ख़त्म कर सकते हैं। इसके बारे में ये सारी लैंग्वेज दी हुई है, इसको कि पढ़ा जा सकता है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें रह गया था, इसमें विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि की और उन्हें बजट या जनहित के मामलों पर चर्चा करने की शक्ति दी, लेकिन इसके लिए 6 दिनों का नोटिस देना पड़ता था। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्टोरल सिस्टम के अलावा ये बजट वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि की गई थी, उसके वर्किंग कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाया गया था, और वहाँ पे बजट को डिस्कस करने का भी एक राइट दिया गया था कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये थी कि 6 डेज़ पहले उसमें नोटिस देना पड़ेगा था कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं बजट को, तो 6 दिन का पहले आप नोटिस दीजिए। इस तरीके से ये वाला एक्ट भी ख़त्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम 1909 और उसके आगे आने वाले सारे ही एक्ट्स को पढ़ेंगे।